अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, हाई मोशन टीवी रहो तेज़तर के साथ मैं हूँ अदनान सिद्दीकी। इमरान खान की हुकूमत तो चली गई, शहबाज शरीफ की हुकूमत आई, मगर आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिला। क्योंकि अब इमरान खान जो रिलीफ आवाम को दे रहा था वो शहबाज शरीफ की हुकूमत नहीं दे सकी, क्योंकि सिर्फ दावे से कुछ नहीं होता, कुछ करके भी दिखाना होता है। अगर हम बात करें पेट्रोल की तो इनकी हुकूमत आते ही 100 रुपये के करीब पेट्रोल बढ़ गया, 248 रुपये लीटर आवाम पेट्रोल खरीदती है। डीजल की बात करें तो डीजल भी 277 रुपये पहुंच गया है। आवाम को रिलीफ देने के बजाय महंगाई की चक्की में पीसा जा रहा है। अगर हम बात करें इस वक्त हज की तो हज भी बहुत महंगा कर दिया गया है। पाकिस्तान से इतने हज जहाज जाते थे मगर इस साल हाजी हज करने नहीं पहुंच सके। अगर हम बात करते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की तो पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ने से महंगाई का तूफान सैलाब ज़रूर आता है और आवाम को इसको इसकी चक्की में पीसना पड़ता है। इसी हवाले से हम बात करते हैं, हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं सीनियर साहबी आमिर रफ़ीक है। अस्सलाम वालेकुम आमिर रफ़ीक, कैसा देख रहे हैं नई हुकूमत, इम्पोर्टेड हुकूमत के नाम से जो आई है? खान साहब तो चले गए हैं, इस हुकूमत को आप कैसा देख रहे हैं जी? वालेकुम सलाम अदनान, बहुत शुक्रिया हाई मोशन टीवी पे लेने का। और आपका सवाल बहुत अच्छा है और बहुत ज़बरदस्त। अब ये जो आपने बात की ना इम्पोर्टेड हुकूमत की, तो देखें, इम्पोर्टेड हुकूमत से पहले आपको याद होगा इमरान खान हुकूमत को ये लोग कहा करते थे सेलेक्टेड हुकूमत। तो ये सेलेक्टेड हुकूमत, इम्पोर्टेड हुकूमत या दूसरे ये जो नारे हैं ना, ये सियासी जमातों के लिए बिल्कुल उसी तरह की अहमियत रखते हैं जिस तरह कोई मंजन बेचने वाला जो बस में चढ़ के बेच रहा होता है ना, तो वो अपना एक दिलचस्प कोई एक जुमला बना लेता है कि जी ये उसको मोटो बना लेता है और उसको सामने रखते हुए वो अपना मंजन बेचता है। तो ये सियासी जमातें भी अपने मंजन बेचती हैं आवाम को कोई ना कोई एक दिलचस्प नारा दे के। अब देखें, इम्पोर्टेड हुकूमत, चले आप वो इनको इम्पोर्टेड हुकूमत कहते हैं, ये उनको सेलेक्टेड हुकूमत कहते थे। इम्पोर्टेड हो या सेलेक्टेड हो, काम तो सब वही कर रहे हैं। आईएमएफ के जिस मुआहदे पर ये लोग अमल दरामद कर रहे हैं, ये मुआहदा इससे पहले बकौल इनके सेलेक्टेड हुकूमत यानी इमरान खान की हुकूमत करके गई थी, जिस पे इम्प्लीमेंट अब ये लोग कर रहे हैं। तो आवाम को इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत है, वो सेलेक्टेड हुकूमत थी? काम तो आवाम के लिए ये दोनों एक से ही करते हैं। अगर आज ये इम्पोर्टेड हुकूमत ना आती तो सेलेक्टेड हुकूमत ये काम कर रही होती। तो मैं समझता हूँ कि ये तो महज नारों की हद तक है और ये सियासी जमातें इनका अपना रोल कोई नहीं है और ये सिर्फ नारों की हद तक जो है ना एक दूसरे की मुखालफत करती हैं, वरना काम इन सब के एक जैसे ही हैं। और आवाम को रिलीफ ना वो दे सकते थे ना ये दे सकते हैं। और आवाम मैं समझता हूँ काफ़ी बाशऊर है और वो समझती है कि ये महज नारे हैं और काम तो इन सब के एक जैसे हैं। हर चीज़ एक जैसी है, आवाम को रिलीफ तो उन्होंने भी नहीं देना था, इन्होंने भी देना है। जी। अच्छा आमिर साहब, ये बताएं कि लोड शेडिंग से आवाम की जिंदगी पर क्या असरात पड़ रहे हैं और कराची को इतनी महंगी बिजली क्यों दी जा रही है, क्या वजूहात हैं जी? जी अदनान, ये सवाल आपका बहुत अच्छा है। और देखें, इससे जो लोड शेडिंग के जो असरात हैं ना, वो पर्सनल जो पड़ रहे हैं लोगों के ऊपर, घरों में बच्चे परेशान हैं, उनकी नींद पूरी नहीं हो पा रही है, वो पढ़ाई उनकी डिस्टर्ब हो रही है, रातों को लोग जागते हैं, सुबह ऑफिस के लिए उनकी आँख नहीं खुलती, ऑफिस जाते हैं तो वो ऊँघते हुए काम कर रहे होते हैं, वो सब अपनी जगह। लेकिन इस लोड शेडिंग से जो सबसे बड़ा शहर है, जो पूरे पाकिस्तान को 70% से ज़्यादा रेवेन्यू दे रहा है, कमा कर दे रहा है, उस शहर का जो कारोबार है वो कितना मुतासर हो रहा है और किस कदर तबाह हो रहा है, इसका ख्याल नहीं है। कि क्योंकि कराची को सिर्फ निचोड़ना है और कराची निचोड़ने ही के लिए मुझे लगता है कि शामिल हुआ था पाकिस्तान में। तो अब ये है कि उस इकॉनमी की वजह से कराची पाकिस्तान के लिए जो अपनी इकॉनमी का किरदार अदा कर रहा है वो तो कर ही रहा है, लेकिन कराची उसकी कितनी भारी कीमत दे रहा है, कराची वाले कितनी भारी कीमत दे रहे हैं, इसका एहसास किसी को भी नहीं है। बस हर कोई निचोड़ने पर लगा हुआ है। तो ये लोड शेडिंग मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ कराची वालों के लिए नुकसानदेह नहीं है, बल्कि मुल्क की इकॉनमी का एक सबसे अहम शहर है जो इकॉनमी को आपकी ताकतवर करता है, उस इकॉनमी के लिए भी बड़ा नुकसानदेह है। तो हुकूमत को सिर्फ ये नहीं सोचना चाहिए कि जी ये कराची के शहरी परेशान हो रहे हैं, बल्कि जो कमाने वाली, उनको कमाई देने वाला एक शहर है, उनकी कमाई भी इससे मुतासर हो रही है। तो चलें, शहरियों की तो हुकूमत परवाह कभी नहीं की उन्होंने कराची वालों की, लेकिन कम अज़ कम
जो कमाई है, जो नुकसान है इकोनॉमी का, उसके लिए ही कुछ परवाह कर लें और इस लोड शेडिंग में कमी कर दें कि आमदनी मुतासर हो सकती है इससे। अच्छा, हम ये देख रहे हैं कि रात को बाजार 9 बजे बंद कराया जा रहा है, मगर जो लोड शेडिंग का इन्होंने कहा था कि लोड पड़ रहा है, इसकी वजह से हमें लोड शेडिंग करी जा रही है। रात रात में भी अब लोड शेडिंग हो रही है, बाजार बंद करने का क्या फायदा? 9 बजे बाजार बंद हो रहा है, बंदा घर आता है तो लाइट नहीं होती है, सुबह निकलता है तो लाइट नहीं होती है। ऐसी टाइमिंग कर दी है लाइट की, क्योंकि बंदे को अजाब की जिंदगी जिया जा रहा है। इस हवाले से क्या कहते हैं, कराची में क्यों इतना तंग किया जा रहा है? अच्छा देखिए, ये भी बड़ा दिलचस्प सवाल है आपका, और इस बात पे बड़ी हैरत है कि मतलब इन्होंने ये कहा था कि जी एनर्जी बचाने के लिए जो है ना, दुकानें, कारोबार जल्दी बंद कर दिया जाएगा। तो अब जब कारोबार भी आप 9 बजे लोगों का बंद कर रहे हैं, तो उसके बावजूद भी रात को लोड शेडिंग हो रही है, कहीं 3 बजे जा रही है, कहीं 5 बजे जा रही है। तो ये कौन सी मतलब मंतक है, समझ में नहीं आ रही कि आपने मार्केटें भी बंद करवा दी एक तरफ। अब ताजिर अपना कारोबार बंद करके जब घर जा रहा है तो वो सुकून की नींद भी नहीं सो पा रहा है। वो कह रहा है कि इधर भी बचत हो रही है, दुकान पे भी बचत हो रही है। तो दूसरी तरफ जो है, वुज़रा की गाड़ियाँ देखें, सरकारी अफसरों की गाड़ियाँ देखें तो उनमें एयर कंडीशन किस तरह से चल रहे हैं, उनके दफ्तरों में एयर कंडीशन किस तरह से चल रहे हैं, उनके घरों में एयर कंडीशन किस तरह चल रहे हैं। तो ये सब तो अपनी जगह जारी है, लेकिन अफ़सोस की बात ये है कि जो ताजिर बेचारा कमा के बिजली की बिल की पूरी पेमेंट दे रहा है, उसको ये कहा जा रहा है कि पेमेंट देने वाले को कि आप दुकान जल्दी बंद कर दें। वो अपने कारोबार को, आमदनी को कम करके बंद कर रहा है। लेकिन उसको ये नहीं कहा जा रहा कि ये जो बिजली के बिल में हम जीएसटी ले रहे हैं, जनरल सेल्स टैक्स, या दूसरे हम फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस ले रहे हैं, आप अगर दुकान जल्दी बंद कर देंगे तो हम आपसे जीएसटी नहीं लेंगे आपके बिल में। फिर गवर्नमेंट वहाँ खुद भी तो थोड़ी कुर्बानी दे। लेकिन अब जहाँ गवर्नमेंट की कुर्बानी देने की बात आती है, वहाँ बिल्कुल किसी किस्म की कोई कुर्बानी नहीं है, ना रिलीफ है। जितना निचोड़ना है वो आवाम को ही निचोड़ना है, ये बात समझ से बाहर है। और मुझे हैरत है ताजिर तंजीमों के उन रहनुमाओं के ऊपर, जो जब ये मीटिंगों में बैठते हैं और इस बात से एग्री करते हैं कि जी 9 बजे दुकानें बंद कर दी जाएंगी, हमने कमिश्नर साहब से इस बात पे इत्तेफाक किया है, तो वो उस वक्त ये पॉइंट क्यों नहीं उठाते कि ठीक है जी, हम 9 बजे बंद करेंगे तो हमारी सेल कम होगी, हमारी जो है आमदनी कम होगी, तो फिर हमसे टैक्स भी कम कर दिया जाए। जो आप कम से कम बिजली के बिलों पर जो जीएसटी टैक्स ले रहे हैं, तो वो ताजिरों के बिलों में से हटा दिया जाए, और आप भी थोड़ी कुर्बानी दें, हम भी थोड़ी कुर्बानी देते हैं। तो मेरा ख्याल है ताजिर तंजीमों के नुमाइंदों को इस पॉइंट पर ज़रूर बात करना चाहिए जब ये मीटिंगें हुआ करती हैं। अच्छा आमिर साहब, हम बात करें ना, पेट्रोलियम मसनूआती कीमतें बढ़ गई हैं, तो आप ये देखें, अंडा इस वक्त 190 रुपये दर्जन चल रहा है, जबकि हम आटे की बात कर रहे हैं तो आटा 100 रुपये से तजावुज कर गया है। अगर हम दूध की बात कर रहे हैं तो 170 रुपये लीटर दूध चल रहा है। गाय की गोश्त की बात कर रहे हैं तो 1000 रुपये गाय का गोश्त मिल रहा है। चिकन की बात कर रहे हैं 400 रुपये किलो चिकन मिल रही है। कोई सुनवाई नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कौन पूछेगा? दिन ब दिन महंगाई हो रही है, आवाम के पास खाने को 2 वक्त की रोटी के पैसे नहीं है। ऐसे भी हम देख रहे हैं, हमने सर्वे किया है, बहुत बुरे हालात हैं। अभी पेट्रोल मजीद कितना बढ़ेगा, इससे क्या होगा? इंडस्ट्रियां बंद हो रही हैं, सुपर टैक्स लगने से आवाम को क्या हासिल होगा? आप क्या कहते हैं इस बारे में? अच्छा देखिए, ये भी बड़ा दिलचस्प सवाल है आपका, और इस बात पे बड़ी हैरत है कि मतलब इन्होंने ये कहा था कि जी एनर्जी बचाने के लिए जो है ना, दुकानें, कारोबार जल्दी बंद कर दिया जाएगा। तो अब जब कारोबार भी आप 9 बजे लोगों का बंद कर रहे हैं, तो उसके बावजूद भी रात को लोड शेडिंग हो रही है, कहीं 3 बजे जा रही है, कहीं 5 बजे जा रही है। तो ये कौन सी मतलब मंतक है, समझ में नहीं आ रही कि आपने मार्केटें भी बंद करवा दी एक तरफ। अब ताजिर अपना कारोबार बंद करके जब घर जा रहा है तो वो सुकून की नींद भी नहीं सो पा रहा है। वो कह रहा है कि इधर भी बचत हो रही है, दुकान पे भी बचत हो रही है। तो दूसरी तरफ जो है, वुज़रा की गाड़ियाँ देखें, सरकारी अफसरों की गाड़ियाँ देखें तो उनमें एयर कंडीशन किस तरह से चल रहे हैं, उनके दफ्तरों में एयर कंडीशन किस तरह से चल रहे हैं, उनके घरों में एयर कंडीशन किस तरह चल रहे हैं। तो ये सब तो अपनी जगह जारी है, लेकिन अफ़सोस की बात ये है कि जो ताजिर बेचारा कमा के बिजली की बिल की पूरी पेमेंट दे रहा है, उसको ये कहा जा रहा है कि पेमेंट देने वाले को कि आप दुकान जल्दी बंद कर दें। वो अपने कारोबार को, आमदनी को कम करके बंद कर रहा है। लेकिन उसको ये नहीं कहा जा रहा कि ये जो बिजली के बिल में हम जीएसटी ले रहे हैं, जनरल
सेल्स टैक्स या दूसरे हम फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस ले रहे हैं, आप अगर दुकान जल्दी बंद कर देंगे तो हम आपसे जीएसटी नहीं लेंगे आपके बिल में। फिर गवर्नमेंट वहाँ खुद भी तो थोड़ी कुर्बानी दे। लेकिन अब जहाँ गवर्नमेंट की कुर्बानी देने की बात आती है, वहाँ बिल्कुल किसी किस्म की कोई कुर्बानी नहीं है, ना रिलीफ है। जितना निचोड़ना है वो आवाम को ही निचोड़ना है, ये बात समझ से बाहर है। और मुझे हैरत है ताजिर तंजीमों के उन रहनुमाओं के ऊपर जो जब ये मीटिंगों में बैठते हैं और इस बात से एग्री करते हैं कि जी 9 बजे दुकानें बंद कर दी जाएंगी, हमने कमिश्नर साहब से इस बात पे इत्तेफाक किया है, तो वो उस वक्त ये पॉइंट क्यों नहीं उठाते कि ठीक है जी हम 9 बजे बंद करेंगे तो हमारी सेल कम होगी, हमारी जो है आमदनी कम होगी, तो फिर हमसे टैक्स भी कम कर दिया जाए। जो आप कम से कम बिजली के बिलों पर जो जीएसटी टैक्स ले रहे हैं तो वो ताजिरों के बिलों में से हटा दिया जाए, और आप भी थोड़ी कुर्बानी दें, हम भी थोड़ी कुर्बानी देते हैं। तो मेरा ख्याल है ताजिर तंजीमों के नुमाइंदों को इस पॉइंट पर ज़रूर बात करना चाहिए जब ये मीटिंगें हुआ करती हैं। अच्छा आमिर साहब, हमने देखा श्रीलंका जैसी कैफियत पाकिस्तान में भी नज़र आ रही है। पूरा यहाँ पे ऐसा सिस्टम हो गया है कि किसी को भी बाहर का वीज़ा मिले, बच्चा हो, बुजुर्ग हो, खवातीन हो, तो मैं समझता हूँ कहीं से वीज़े की ऑफर आई तो 90% पाकिस्तान खाली हो जाएगा। इस पर क्या कहते हैं आप? देखिए, जहाँ तक वीज़े की बात है ना, किसी दूसरे मुल्क से अगर वीज़ा मिलने लगे तो कराची का जो पढ़ा लिखा नौजवान है ना, जिसको मजबूर कर दिया गया है कि वो फूड पांडा पे पिज़्ज़ा सप्लाई करे, सेमेस्टर की बड़ी बड़ी फीसें दे के और बहुत इंजीनियर की डिग्री घर में रख कर और वो फूड पांडा पे सप्लाई करे, तो मेरा ख्याल है कराची का तो 90% नौजवान जो है ना वो पाकिस्तान छोड़ने को तैयार हो जाएगा और यहाँ से जाने को तैयार होगा। उसकी वजह ये है कि उसके लिए कोई दरवाज़ा ही नहीं खुला छोड़ा, सरकारी नौकरी उनके ऊपर बंद हैं, कारोबार उनके बर्बाद हैं, लोन उनको नहीं मिल सकते, मतलब किसी किस्म की कोई फैसिलिटी कराची के नौजवानों के लिए, पढ़े लिखे नौजवानों के लिए नहीं बची है। देखिए, और हुकूमतों के ये काम नहीं होते कि वो रात को 9 बजे दुकानें बंद करा रही हैं पुलिस को भेज के कि जी तवानाई बचाना है। इस तरह ये काम हुकूमतें के नहीं होते। हुकूमतों के काम किस तरह के होते हैं, आप चाइना जाएं, चाइना में आप देखें कि वहाँ बच्चे जो झूला झूल रहे हैं ना, उनसे बिजली पैदा हो रही है और उस पार्क की जितनी भी बिजली जल रही है उनके झूलों ही से पैदा हो रही है, वो वहीं खर्च हो रही है। सड़क पर उन्होंने स्पीड ब्रेकर ऐसे लगाए हुए हैं कि कार गुजरती है तो उस स्पीड ब्रेकर पर से जब गुजरती है तो उससे बिजली पैदा हो रही है और उससे उस सड़क पर बल्ब जल रहा है। उन्होंने अपनी स्ट्रीट लाइट को इस तरह से किया हुआ है। वहाँ जगह जगह बाज़ारों में जो लोग आ रहे हैं इस तरह से वो बिजली पैदा करके वो कर रहे हैं। अब हमारी गवर्नमेंट सोलर, हमारे यहाँ धूप का कोई मसला नहीं है, सूरज हमारे यहाँ बहुत तेज़ आता है, कई इलाके गर्म इलाके हैं, कराची इतना बड़ा शहर है, यहाँ इतना बड़ा समंदर है, अगर इस समंदर के पानी से बिजली पैदा की जाए तो 2 रुपये से लेके 5 रुपये तक का एक यूनिट पड़ सकता है और बहुत सस्ता पड़ सकता है। उसका प्लांट लगा सकती है, एडमी प्लांट एक लगाया भी है, लेकिन वो काफ़ी नहीं है, उसको वसअत दी जा सकती है लेकिन नहीं दी जा रही नामालूम वजूहात की बिना पे। हालांकि वो वजूहात भी सबको मालूम है क्यों नहीं दी जा रही। तो हुकूमतों के काम ये होते हैं कि वो किस तरह एनर्जी को क्रिएट करें, पैदा करें, बिजली किस तरह पैदा हो सकती है, सस्ती किस तरह पैदा हो सकती है, पन बिजली का है उससे हो सकती है, समंदर पे मंसूबे लगाए जा सकते हैं, सोलर के थ्रू आवाम को गाइड किया जा सकता है, सोलर पैनल पे से टैक्स हटा के सोलर एनर्जी की जितनी इक्विपमेंट है वो दुनिया इस्तेमाल कर रही है, आप उसमें से टैक्स हटाएं, उन पे इम्पोर्टेड ड्यूटी हटाएं, वहाँ उनको इधर थोड़ा सा उनको वो करें, ओब्लाइज करें, ताकि लोग सोलर पैनल पर आएँ, सोलर एनर्जी पर आएँ, अपनी बिजली खुद पैदा करें। बाज़ मुल्कों में तो यहाँ तक है कि जी बिजली वो पैदा भी नहीं करते, पैदा तो करते ही हैं, इस्तेमाल करते हैं, बल्कि वो गवर्नमेंट को बेच भी देते हैं। मीटर ऐसे लगे होते हैं कि एक इनकमिंग मीटर होता है और आउटगोइंग मीटर होता है कि बिजली ज़रूरत से ज़्यादा पैदा हो रही है तो आप गवर्नमेंट को बेच रहे हैं। गवर्नमेंट वो मंसूबे लगा सकती है, ये हुकूमतों के काम होते हैं। लेकिन हमारी हुकूमतें जो हैं वो ऐसा लगता है कि उन्हें हुकूमत या तो करनी नहीं आती है, करना नहीं चाहती हैं, वो इस तरह के काम बिल्कुल नहीं करती। वो ये सीधा एक हल निकाल लिया है कि जी पुलिस को ऑर्डर दिया है 9 बजे दुकानें बंद करा दें, इससे बिजली की बचत हो जाएगी। भाई बिजली की बचत आवाम खुद कर लेगी क्योंकि बिल उन्होंने देना है जेब से। आप बिजली पे पैसे जितने बढ़ा रहे हैं उस हिसाब से तो आवाम बेचारी आधी रात को पंखा बंद करके सोती है, फ्रिज अपने बंद कर देते हैं रात को कि 3 घंटे बंद कर देते हैं। वो बिजली की बचत ऑलरेडी खुद ही कर रहे हैं क्योंकि आपने महंगी इतनी कर दी है
کہ عوام خود ہی بچت بہت زیادہ کر رہے ہیں اپنا پیٹ کاٹ کے. تو آپ اپنے کام جو کرنے کے ہیں وہ کام کریں، حکومت کے اپنے کام کریں. وہ یہ حکومت کے کام کرنے کے ہوتے ہیں. حکومتیں یہ نہیں کرتی کہ جی اب 9 بجے پولیس بند جا رہی ہے اور وہ بند کر رہی ہے اور پولیس کی پیدا گیری شروع ہو گئی ہے، بجلی پھر بھی بچت نہیں ہو رہی ہے، بلکہ دکاندار کا بیڑا گرک ہو گیا ہے کہ اب وہ پولیس کو جو بھتہ دے رہا ہے اس کا بھی خرچہ بڑھ گیا ہے. اب وہ بھی مہنگائی کی ایک بڑی وجہ بنتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری وجوہات ہیں اور حکومتوں کو حکومت کی طرح ریئیکٹ کرنا چاہیے تاکہ عوام کو ریلیف دے سکیں. لیکن مجھے لگتا ایسا ہے کہ حکومت میں جو لوگ آتے ہیں ان کی ترجیحات جو ہے نا وہ کچھ اور ہی ہوتی ہیں، اور جس کے بعد جب وہ جا رہے ہوتے ہیں تو سوائے ان کے اثاثوں میں اضافے کے اور عوام کی حالت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں جو چلا جاتا ہے اس کو بہت یاد کیا جاتا ہے، اور ہماری عوام کا حافظہ بھی بڑا کمزور ہے. خان صاحب کی حکومت تھی تب مہنگائی تھی، اب نئی حکومت آئی تو ڈبل مہنگائی ہو گئی ہے. اب جو چلا جاتا ہے اس کو بہت یاد کیا جاتا ہے. لوگ تو بولتے ہیں جو ہے وہ رہے، اب کسی کو آنے کی ضرورت نہیں، یہی چلتا رہے. یہ چلا گیا تو اس کے بعد جو آئے گا اس کا بھی خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑے گا، اسی کو رہنے دیں. اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ یہ حکومت چل رہی ہے یہی چلنی چاہیے، آئندہ الیکشن میں کسی اور کو سلیکشن کرنا چاہیے، یہی چلنی چاہیے؟ دیکھیں، جو بھی حکومت جاتی ہے جانے والی حکومت کو یاد کیا جاتا ہے، بالکل یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، اور آنے والی حکومت کے کرتوتوں کی وجہ سے یاد کیا جاتا ہے. لیکن اب بات جو ہے نا وہ بہت آگے نکل چکی ہے، کیونکہ حکومتیں جو ہے نا بیسیکلی یہ خود کچھ بھی حکومت نہیں کر رہی ہیں، بلکہ ان کو ایک ہم کیونکہ اتنا قرضوں میں جکڑ چکے ہیں کہ اب ہمارے اپنے اختیار میں کچھ رہا ہی نہیں ہے. جو IMF کہتا ہے ہمیں وہ کرنا پڑتا ہے. تو حکومت آنے والی ہو جانے والی ہو اس کو ڈکٹیٹ تو IMF نے ہی کرنا ہے. جب آپ کے ملک کے پیٹرول کا ریٹ IMF مقرر کرے گا، جب آپ کے بجلی کے یونٹ کا ریٹ IMF مقرر کرے گا، آپ کے گیس کا ریٹ، اب تو یہاں تک بات پہنچ گئی ہے کہ جی وہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں پر جو ہے وہ اعتراضات کرنے لگے ہیں، وہ ڈیولپمنٹ فنڈ پر اعتراض کرنے لگے ہیں. تو اس کے بعد آپ کے ہاتھ میں رہ کیا جاتا ہے؟ تو حکومتیں خود تو اب ان کے ہاتھ میں کچھ رہا ہی نہیں ہے. اب تو ہر چیز ڈکٹیٹ ہو رہی ہے. جو پیسے دے رہا ہے IMF کا پیسہ ہے، ظاہر ہے وہ سرمایہ دار ہے، اس نے اپنا قرضہ وصول کرنا ہے. تو کیسے وصول کرنا ہے؟ تو یہ تو ایک محض بس ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کر گھومنے والے ان کے بس کردار رہ گیا ہے. اصل حکومت جو ہے وہ اب عالمی مالیاتی ادارے جو ہیں وہ پاکستان پر کر رہے ہیں، اور پاکستان کی اپنی حکومت کے اختیار میں اب کچھ رہا نہیں ہے. ہاں، جہاں تک بات یہ ہے کہ جی جانے والی کو یاد کیا جاتا ہے، کیونکہ جو حکومت ہوتی ہے وہ صرف سیر سپاٹوں پہ، اپنی عیاشیوں پہ، اپنے اثاثوں بڑھانے پر توجہ مرکوز کی ہوئی ہوتی ہے. اس کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہوتا ہے کہ ہم کس طرح لون اتاریں، کس طرح بچت کریں، اور کس طرح سے ہم IMF کے چنگل سے نجات حاصل کریں. وہ ان کی ترجیحات میں شامل ہی نہیں ہوتا ہے. تو وہ بس اپنے اثاثے بڑھانے پہ توجہ دیتے ہیں اور وہ چلے جاتے ہیں. پھر آنے والے ان کا قرضہ جو ہے وہ اتارتے ہیں اور اپنی عیاشی کے لیے مزید قرضہ لیتے ہیں. تو اس لیے ہمیں جانے والی حکومت یاد آتی ہے. تو یہ سلسلہ بد سے بدتر ہوتا چلا جا رہا ہے. لیکن بدقسمتی پاکستانی عوام کی یہ ہے کہ وہ اس چیز کو بہت حد تک، جو پڑھی لکھی قوم ہے وہ بہت کم ہے، تو وہ اس چیز کو جو سمجھتے ہیں وہ سمجھنے کے باوجود کچھ کر نہیں سکتے. اور زیادہ تر عوام جو ہے وہ سیاستدانوں کے نعروں میں الجھ کے رہ جاتی ہے اور اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ مطلب کون صحیح ہے اور کون غلط ہے. حالانکہ میرے حساب سے کوئی سی بھی سیاسی جماعت ہو وہ ایک سی ہی ہے، صرف ان کے جھنڈے مختلف ہیں، ان کے نعرے مختلف ہیں، ان کی شکلیں مختلف ہیں، باقی ان میں کچھ بھی مختلف نہیں ہے. اور بدقسمتی سے یہ بھی ہے کہ ہمارے کچھ ادارے ہیں جو اپنی قربانی دینے کو تیار نہیں ہیں اور وہ اپنا کردار بھی ادا کرنے کو تیار نہیں ہیں. اور برسوں سے یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے اور آگے بھی پتہ نہیں کب تک چلتا رہے گا. لیکن عوام کو کم از کم کھڑے ہو کر سوال ضرور کرنا چاہیے اب، کیونکہ اب بات ان کی روٹی تک اور ان کی ضروریات تک آ گئی ہے بالکل. اور اگر اب بھی عوام نہیں کھڑی ہوتی ہے، کم از کم نہیں پوچھتی ہے کہ بھائی آپ ہماری تو 9 بجے دکان بند کروا رہے ہیں، آپ نے خود نے اپنی کن چیزوں پہ کٹ لگایا ہے، آپ اپنے ایئر کنڈیشن والی گاڑیاں ہٹا دیں، آپ ایک آرڈر نکالیں کہ جی سرکاری کسی دفتر میں چاہے وہ منسٹر کا ہو ایئر کنڈیشن نہیں ہوگا.
کیونکہ عوام پیسے دیتے ہیں اس کی، تو آپ اس عوام پر تو پابندی لگا رہے ہیں جو آپ کو پورے پیسے دیتی ہے آپ کی مہنگی بجلی کی، کہ آپ 9 بجے دکان بند کر دیں۔ لیکن جہاں بجلی فری میں استعمال ہو رہی ہے، منسٹروں کے آفس میں، ان کی گاڑیوں میں جو پیٹرول استعمال ہو رہا ہے، آپ ادھر پابندی لگائیں کہ جی کوئی افسر ایئر کنڈیشن گاڑی استعمال نہیں کرے گا، پروٹوکول کی گاڑیاں ختم کر دی جائیں، کسی سرکاری دفتر میں ایئر کنڈیشن نہیں ہوگا، یہ ان چیزوں پر آپ پابندی لگائیں۔ عوام حکومت سے یہ مطالبہ کرے کہ جی آپ سرکاری دفتروں کے ایئر کنڈیشن ختم کر دیں، سرکاری گاڑیوں میں اے سی بالکل نہیں ہوگا، پروٹوکول کی گاڑیاں نہیں ہوں گی۔ عوام کم از کم اس کے لیے آواز اٹھائیں کہ آپ کے جو ہائی کورٹ کے جج حضرات ہیں ان کی تنخواہیں 15 لاکھ ہیں، لیکن ان کے گھروں کی بجلی فری ہے، ان کے گاڑیوں کا پیٹرول فری ہے، تو کیا ایک غریب مزدور 30,000 کمانے والا جب اپنے گھر کا بجلی کا بل، پیٹرول اپنی بائک کا نکال سکتا ہے، تو کیا 15 لاکھ تنخواہیں لینے والے اپنی گاڑیوں میں پیٹرول خود نہیں ڈلوا سکتے ہیں؟ یہ یا اپنے گھروں کے بجلی کے بل خود نہیں دے سکتے ہیں؟ یہ تو عوام کو ان چیزوں پر سوال اٹھانا ہوگا، اس کے بعد ہی ان کے کانوں پہ کوئی جوں رینگے گی، ورنہ یہ اسی طرح عوام کو ہی قربانی کا بکرا بناتے چلے جائیں گے اور لوٹ کے یہ اس ملک کو کھا جائیں گے، اور کھا رہے ہیں۔ تو عوام کا ایک بہت اہم کردار ہے، عوام کو جاگنا ہوگا۔ بہت بہت شکریہ عامر رفیع ہمارے سے بات کرنے کا۔ ہمیں اپنی عوام کا خود خیال رکھنا پڑے گا، اپنے اخراجات کم کرنے ہوں گے، اور ہمیں اپنے لوگوں کو، نیچے سے جو لوگ ہیں ان کو دیکھنا پڑے گا، ان کی جانکاری کرنی پڑے گی۔ ایسا نہیں ہو کوئی پریشانی میں اللہ کو پیارا ہو جائے، بعد میں ہمیں اس کا افسوس ہو، تو اس کے لیے ہمیں خود ایک سے ایک اقدامات کرنے پڑیں گے۔ حکومت پہ ہمیں بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اپنے لوگوں کی خود ہیلپ کرنی چاہیے، اپنے قریبی جو لوگ ہیں، رشتہ دار ہیں، محلے میں ہیں، پڑوسی ہیں، ان کا ہمیں خود خیال رکھنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ عدنان صدیقی کو دیں اجازت، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔